नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर मैं विजय तिवारी आपके सामने प्रस्तुत हूं, जहां हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे और एक एक आंसर को यहां पूरी PDF के माध्यम से आपके सामने शो किया जाएगा और इसे समझाया भी जाएगा ताकि आप अपने पेपर में अच्छे से आंसर को लिख सकें। हेडिंग टू हेडिंग यहाँ पर सारी चर्चाएं की जाएंगी। आज की क्लास में हम जिस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर है हमारा जून 2024 का। आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखिए, फिर आंसर पर भी जाएंगे हम। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जून 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इग्नू के एग्जाम में अगर हम 2-3 साल के क्वेश्चन पेपरों को अच्छे से सॉल्व कर लें तो सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं और हमारा पेपर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जाता है। तो पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है और टाइम हमें मिलेगा 3 घंटे। टोटल करने हैं हमें 5 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 400 शब्दों में करना है। पेपर जो होगा वो आपका 2 यूनिट में होगा, एक यूनिट 1 और एक यूनिट 2। एक यूनिट से आप 2 क्वेश्चन करोगे और एक यूनिट से आप 3 क्वेश्चन करोगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन 8 होंगे, 8 में से 5 करने हैं। बट एक यूनिट से आप 3 क्वेश्चन करोगे और एक यूनिट से आप 2 क्वेश्चन करोगे। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसके उत्तर को जानते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी कि अगर हम इंडिया की ज्योग्राफी को देखें तो इंडिया की ज्योग्राफी में जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी विशेषताएं बतानी है एज ए हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल व्यू से उसकी विशेषताएं बतानी है और भौगोलिक क्षेत्र बताने हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको चैप्टर नंबर मिलेगा 3rd में। ठीक है, ये तो बात होगी चैप्टर की। अब हम अपनी PDF से इस क्वेश्चन के आंसर की ओर जाते हैं। तो अगर हम इस आंसर को देखें तो वैसे चैप्टर नंबर 3 में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट आपको उसको चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब हम भारत के प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से भारत को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है हिमालय, दूसरा है सिंधु गंगा का मैदान और तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत। तो भारत के उत्तर दिशा में जब आप देखेंगे भारत के नक्शे पर तो ये हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं होंगी, फिर बीच में सिंधु और गंगा के मैदान होंगे और फिर बिल्कुल नीचे भारत के दक्षिणी भारत में प्रायद्वीपीय भारत उसे कहा जाएगा, उसे प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। तो अगर हम भारत को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। सबसे ऊपर यानी कि नॉर्थ में कौन आएगा, हिमालय आएगा। फिर उसके बाद बीच में क्या आएगा, सिंधु गंगा के मैदान आएंगे और फिर दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है हमारा उसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे इंट्रो दोगे कि भू आकृतिक लक्षणों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप को 3 भागों में बांटा जाता है, हिमालय, सिंधु गंगा का मैदान और प्रायद्वीपीय भारत। फिर आप इसको डिस्क्राइब करोगे कि भाई भारत का जो भूगोल है वो बड़ा विविध प्रकार का है, बहुत जटिल है, क्योंकि भारत एक विभिन्नताओं भरा देश है जिसमें विभिन्न प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं। और अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, तो भारत के हर क्षेत्र की विशेषताएं हैं। अगर आप हिमालय के बारे में जानेंगे तो हिमालय की भी अलग विशेषताएं हैं इतिहास में, क्योंकि उत्तर से जितने भी शत्रु आ सकते थे उन शत्रुओं को आने से हिमालय ने रोका है, इसलिए हिमालय को रक्षक कहा गया है। इतना ही नहीं, सिंधु गंगा के जब मैदानों की बात करोगे तो सबसे पहले जो सभ्यताएं बसी वो सिंधु गंगा के मैदानों पर बसी। और फिर दक्षिण भारत, मराठों का अस्तित्व सुनेंगे आप वहाँ पर। तो भारत का जो भूगोल है वो बहुत ही विविध प्रकार का है, उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र हैं, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम हिमालय क्षेत्र की विशेषताओं को पढ़ने जा रहे हैं। तो जब भारत में हिमालय की बात करोगे तो हिमालय को भी 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जाएगा। पहला होगा पूर्वी हिमालय। जब आप पूर्वी हिमालय की बात करोगे तो इसमें असम, नॉर्थ ईस्ट के एरिया आएंगे। दूसरा, जब आप पश्चिमी हिमालय की बात करोगे तो आप पाकिस्तान वाली साइड में जाओगे, यानी कि कश्मीर में जाओगे, लद्दाख वाला जो एरिया है ये पश्चिमी हिमालय में आएगा। और फिर मध्यवर्ती हिमालय जो नेपाली हिमालय है, नेपाल और भूटान के ऊपर जो हिमालय उसे मध्यवर्ती हिमालय कहेंगे। तो पूर्वी हिमालय में नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा आएगा, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम है मैप में। एक पश्चिमी हिमालय में जाओगे तो नेपाल और भूटान के ऊपर, और मध्यवर्ती माफ़ कीजिएगा पश्चिमी हिमालय में जाओगे तो पाकिस्तान की तरफ वाले जो मैप है हमारा उसमें कश्मीर वाला जो हिस्सा है, लद्दाख वाला हिस्सा है, ये सब पश्चिमी हिमालय में होगा। और मध्यवर्ती में नेपाल और भूटान वाला हिस्सा होगा। तो ये तो बात हो गई यहाँ से। तो आंसर की शुरुआत कैसे करोगे, सबसे पहले आप ये बताओगे कि भाई प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप को 3 भागों में बांटा जा रहा है, हिमालय, सिंधु और प्रायद्वीपीय भारत। फिर आप उसकी थोड़ी सी यहाँ पर ब्रीफ इंट्रो बताओगे और फिर हिमालय क्षेत्र के 3 भाग बता दोगे, पूर्वी, पश्चिमी और मध्यवर्ती। अब हम इसकी विशेषताएं बात कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर जो क्वेश्चन है हमसे वो 2 तरीके से पूछा गया है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र की एक तो विशेषताएं बताओ और एक उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण बताओ।
तो हिमालय क्षेत्र की विशेषता ये रही भाई लोगों कि ये क्षेत्र भारत के उत्तर में स्थित है, ये बात हमें पता चल गई। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ये भी हमें पता चल गया। यह क्षेत्र हमारे देश की एक प्राकृतिक बाउंड्री बनाता है और हमारी जो जलवायु होती है वो पूरी तरीके से हिमालय से प्रभावित होती है। हिमालय से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, जो नदियां न सिर्फ हमारे किसानों के लिए बल्कि हमारे लिए भी जीवनदायिनी हैं। जिसमें गंगा की बात करें, सिंधु की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो ये नदियां यहीं से होकर निकलती हैं। तो हिमालय क्षेत्र की विशेषताओं में क्या क्या विशेषताएं हो गई? ये क्षेत्र भारत के उत्तर में स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह क्षेत्र भारत को एक नेचुरल बाउंड्री प्रदान करता है, यानी कि भारत की प्राकृतिक सीमा बना देता है और जलवायु को भी प्रभावित करता है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो ठंड में ज़्यादा ठंड पड़ती है उसका भी एक कारण हिमालय है। मानसूनी जलवायु जो प्रभावित होती है उसका भी एक कारण क्या है? हिमालय है। तो इस तरीके से ये इसकी हो गई विशेषताएं। अब इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, यानी कि भारतीय इतिहास में इसका रोल क्या है? तो देखो, हिमालय का सबसे पहला तो रोल ये है कि इसने उत्तर में हमेशा हमारे आक्रमणों से रक्षा की है, यानी कि बाहरी लोग अगर हमें नॉर्थ से अटैक करना चाहें तो कभी भी अटैक कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि भारत में आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अफगानिस्तान वाला एरिया। इसके अलावा इस पूरे एरिया से भारत में कोई एंट्री मार ही नहीं सकता था उस समय, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, आज भी मैं बात कर लूँ, आज भी एक बताओ, कोई हिमालय से चढ़कर थोड़ी उतर के यहाँ पे हमसे लड़ाई करने आएगा? तो हिमालय एक तरीके से हमारे रक्षक था, शत्रुओं से इसने हजारों हजार सालों तक हमारी रक्षा करी थी और आज भी कर रहा है। अब हिमालय का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी है। तो हिमालय का धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण देखा जाए तो हमारे, अगर हम सनातनी धर्म की बात करें तो कैलाश पर्वत भगवान शिव से संबंधित हैं। काठमांडू की घाटी में कई सारे पवित्र मंदिरों का निर्माण किया गया है। ठीक है, गंगा नदी जो कि वहाँ से निकल रही है वो भी एक पवित्रता की अपनी पहचान रखती है। तो जब हम हिमालय की विशेषताओं की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसके पर्वत जो हैं वलित हैं, प्राकृतिक सीमा प्रदान करता है भारत को, भारत की क्लाइमेट को पूरी तरीके से, भारत की क्लाइमेट पे इम्पैक्ट है इसका। कई सारी नदियों का सोर्स है हिमालय। और इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण इसका यह है कि विभिन्न युगों में इसने हमारी आक्रमणों से रक्षा करी है, शत्रुओं से हमें बचाया है, इसलिए इसे रक्षक भी कहा जाता है। और एवं धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी हिमालय हमारे देश को फायदा पहुंचाता रहा है। हमारे देश की धर्म संस्कृति इससे जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत के मैदानों की। तो उत्तर भारत के जब आप मैदान की बात करोगे तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी, देखो यहाँ पर ना ये यमुना जो है ये हमने यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर सिंधु नदी होनी चाहिए क्योंकि इंडस नदी जो है हमारी। तो उत्तर भारत का जो मैदान है वो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से मिलकर बना है। जो यमुना है ना, ये गंगा की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, तो इसलिए हम यमुना यहाँ नहीं रखेंगे। तो हमारे यहाँ पर 3 नदी तंत्र हैं उत्तर भारत में, एक है गंगा नदी तंत्र, एक है सिंधु नदी तंत्र और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, और जो यमुना है ना वो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, एक सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखना। तो उत्तर भारतीय मैदान की विशेषता ये है भाई, पहली बात तो ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। ये बहुत ही उपजाऊ है और ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में है। यहाँ की मिट्टी में उपजाऊपन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कृषि बहुत उपयुक्त है। और उत्तर के मैदानों में ही सबसे पहली बार जो है बस्तियाँ बसनी शुरू हुई। उत्तर के मैदानों में ही हड़प्पा सभ्यता मिली है। उत्तर के मैदानों में ही मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे महान साम्राज्य उभरे हैं। तो आपको पता ही है, पहले इंसान पूरी तरीके से कृषि पर ही डिपेंड था। तो जब वो कृषि पर ही निर्भर था तो उसने नदियों के किनारे आसपास के इलाकों में बसना शुरू करा, क्योंकि नदियों के पास की जो इलाके थे ना सिर्फ उपजाऊ थे बल्कि पानी का सोर्स भी नदियाँ ही थी। तो ऐसे में जब आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लो, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लो, आप सिंधु नदी के किनारे उसकी बहुत सारी बस्तियाँ मिलेंगी। आप महाजनपदों का इतिहास पढ़ लो, मगध के बारे में पढ़ लो, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ो पूरा का पूरा। तो इन सब की विशेषता क्या थी? इन महाजनपदों के शक्तिशाली होने का कारण ये था कि इन्हें एक बहुत बड़ा रेवेन्यू एग्रीकल्चर से मिलता था, यानी कृषि से मिलता था। और ये कृषि उत्तर भारत के मैदानों में दबाकर होती थी, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी खूब थी। तो भारत के अगर भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो उत्तर में क्या है? हिमालय है, फिर क्या है? सिंधु गंगा के मैदान है, फिर आएगा आपका रेगिस्तान यानी कि थार मरुस्थल। तो जब मरुस्थल की अगर हम बात करें तो भारत के पश्चिम जो क्षेत्र है ये बड़ा रेतीला है और शुष्क जलवायु वाला है, राजस्थान और गुजरात वाले जो इलाके हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बहुत बड़ा रेगिस्तान है। इसका दृष्टिकोण क्या है? सिंधु सभ्यता को विकास को प्रभावित किया है और विभिन्न प्रकार के रास्ते इसने प्रदान किए हैं और इंडिया के कल्चर में एक डाइवर्सिटी देता है, भारत की संस्कृति में एक विभिन्नता को प्रदान करता है ये। अब हम बात कर लेते हैं पठारी क्षेत्रों की। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है उसे पठारी क्षेत्र कहा जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखियों से निर्मित हुआ है, यानी कि इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी से हुआ है। इसकी विशेषताएं ये हैं कि इस पर बहुत सारे पठार हैं। अगर हम इसको और अच्छे से पढ़ें किताब में जाकर तो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है जो है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज़्यादा है,
पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, ऐसे कुछ यहाँ पर घाट भी हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करें तो जब जब आप मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तब तब आप दक्कन की राजनीति में जाएंगे ही जाएंगे। क्लियर है? इस एरिया में बहुत सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज भी हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के कोस्टल एरिया की। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत दक्षिण में तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश भी कहते हैं। और इसकी वजह से भारत को एक लंबी समुद्री रेखा भी मिलती है। और इस समुद्री रेखा का फायदा यह है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इवन जो यूरोपीय कंपनियां भी थी वो यहीं से आई थी। तो अब इतिहास में इसका भी अपना एक विशेष महत्व है। तो इस प्रकार अगर हम भारत की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो भारत की भौगोलिक विशेषताओं ने न सिर्फ हमारे इतिहास को प्रभावित किया है बल्कि हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित किया है, हमारे इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक विकास को भी प्रभावित किया है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताइए, तो आप पहले भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसे कितने भागों में बांटोगे? आप 3 भागों में बांटोगे। कौन कौन से 3 भागों में बांटोगे भौगोलिक क्षेत्रों को? सबसे पहले हिमालयी क्षेत्र आएगा, फिर उत्तर के मैदान आएंगे और फिर दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार आएगा। बीच में आप एक रेगिस्तानी इलाके का पॉइंट मार देना। ठीक है, इन सब का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है वो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। आशा चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपनी जरूर दो ताकि हमें ये रहे कि चीज़ें आपको पता चल रही हैं या नहीं पता चल रही हैं, वरना इसमें अगर कुछ चेंजेस हो सकता है तो वो चेंजेस भी हम करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारा चैप्टर नंबर 5 से है और क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जिसका टाइम पीरियड 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व था, आखिर वो हड़प्पा अब क्यों नहीं है? वो कैसे खत्म हो गई? वो बस्तियां कैसे दब गई? तो जब आप हड़प्पा के पतन की बात करते हो, पतन का मतलब होता है नष्ट होना, कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट कैसे हुई। तो देखो सन 1900 ईसा पूर्व के बाद ये माना गया कि हड़प्पा का पतन हो गया। तो 1900 बीसी के आसपास हड़प्पा का पतन हो गया ऐसा माना जा रहा है। हड़प्पा के पतन के बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विद, तो हड़प्पा इतनी बड़ी बस्ती है, आज भी उसके ऊपर लगातार खोज हो रही है। पाकिस्तान के इलाके वाले अभी एरिया रह रहे हैं, भारत में राखीगढ़ी, कालीबंगन, धौलावीरा आदि क्षेत्रों की लगातार खोज जारी है। लेकिन मुद्दा यह है कि जब हम हड़प्पा के पतन की बात करते हैं कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा नष्ट कैसे हुई, तो इसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी अलग अलग राय है। तो हड़प्पा के पतन के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट की अलग अलग राय है और इसके हर बंदे ने एक चीज़ है, एविडेंस भी दिए हैं, यानी कि प्रत्येक मत के लिए अलग अलग साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इतनी बड़ी सभ्यता के अंत का कोई एक कारक तो जिम्मेदार नहीं है। तो अलग अलग कारकों ने मिलकर एक सभ्यता के पतन को जिम्मेदार ठहराया होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हड़प्पा के पतन के लिए अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग दृष्टिकोण दिया है, अलग अलग राय दी है, और लेकिन हर बंदे ने, किसी ने हवा में बात नहीं करी है, उसके लिए कुछ लॉजिक दिए हैं, कुछ एविडेंस दिए हैं जिसके आधार पर यह बात की गई कि हड़प्पा के पतन में ये कारण जिम्मेदार रहे होंगे। अब उन कारणों की बात हम करने जा रहे हैं। तो हड़प्पा के पतन में सबसे पहला जो कारण होगा वो ये है, जो ज़्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं, ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं, पुरातात्विद मानते हैं कि हड़प्पा का पतन बाढ़ आने से हुआ होगा। और ये बाढ़ किसकी वजह से आई होगी? सिंधु नदी की वजह से आई होगी। हालांकि अब ज़्यादातर इतिहासकार इसको पूरे तरीके से नहीं मानते हैं, बट फिर भी शुरुआत में सारे इतिहासकार इसी कारण को मानते थे। कैसे? तो देखो, जो हड़प्पा की प्रारंभिक बस्तियां मिली वो सिंधु नदी किनारे मिली, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा गया कि सिंधु नदी किनारे बस्तियां मिली। लेकिन ये जो बस्तियां मिली हैं वहां पर कई कई किलोमीटर तक रेत की चादर मिली है, यानी कि कई किलोमीटर तक रेत ही रेत मिली है, रेत ही रेत। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा ये रेत कहाँ से आई है, तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि पहले भाई एक नदी होगी सिंधु नदी, और सिंधु नदी के पास बहुत सारी बस्तियां बसी होंगी, बहुत सारी बस्तियां बसी होंगी। फिर एक दिन क्या हुआ होगा, सिंधु नदी में पानी बहुत ज़्यादा आ गया होगा, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो हो गया होगा, यानी कि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। और ये जो गांव होंगे, ये गांव इसकी बाढ़ की चपेट में आ गए होंगे और ये क्षेत्र दब गया होगा, और इस रेत के नीचे ये क्षेत्र दब गया है। तो सिंधु नदी के मार्ग बदलने की वजह से हड़प्पा के बहुत सारे गांव इसमें डूब गए और वो रेत के नीचे दब गए। आगे चलकर जब खुदाइयाँ हुई तो ये बस्तियाँ मिली, जिसमें लगभग 5 चरण मिले हैं, लगभग 5 स्टेप ऐसे करके मिले हैं जब आप डीपली इसको पढ़ोगे तो हड़प्पा के एक पतन का कारण क्या है? हड़प्पा के पतन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि मे बी इसकी जो आरंभिक बस्तियां थी वो सिंधु नदी किनारे बसी थी, और यहाँ पर सिंधु नदी ने रास्ता बदल लिया होगा, इसमें बाढ़ आ गई होगी, परिणाम ये होगा कि बस्तियां दब गई। दूसरा, जलवायु परिवर्तन। ये माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के आसपास के क्षेत्र थे, पहले ये बहुत समृद्ध क्षेत्र थे, यहाँ बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती थी,
यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, यहाँ की जलवायु गर्म होने लगी, और जब जलवायु गर्म हो गई तो इस क्षेत्र में सूखा पड़ गया, और जब सूखा पड़ गया तो बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोग इस जगह को छोड़कर चले गए। तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा, क्योंकि ये कहते हैं जो रेत मिली है ना, वो रेत सूखे की वजह से मिली है, ना कि नदियों की वजह से। तो यानी कि हड़प्पा की खुदाई में बहुत सारी जगह पर रेत मिली है। आप मोहनजोदाड़ो फिल्म देख लो, वहाँ पर भी बाढ़ का कारण ही बताया जाएगा। बट जो रेत मिली है उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उस एरिया में सूखा पड़ गया हो, क्योंकि राजस्थान वाला जो इलाका है, गुजरात वाला इलाका है, आज वो रेतीला इलाका है, सूखा पड़ गया वहाँ पर। तो ये माना जाता है कि कभी वो इलाका हरा भरा रहा होगा, और फिर जब धीरे धीरे करके क्लाइमेट चेंज हुई होगी, टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो ये एरिया क्या होगा, रेतीला हो गया होगा, क्लाइमेट चेंज हो गई होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए होंगे, क्योंकि उन्हें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली होंगी। तो अकाल की वजह से बहुत सारे लोग मर गए होंगे और बहुत सारे लोग इस जगह को छोड़कर ही चले गए होंगे। तीसरा कारण जो, ये देखो ये नंबर थोड़े से गलत हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, तीसरा कारण है, ठीक है। तो हड़प्पा के पतन का तीसरा कारण है भूगर्भीय गतिविधियां, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ भूकंप। तो आपकी किताब जब आप पढ़ोगे 5वां चैप्टर, तो उसमें बताया गया कि हड़प्पा का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो भूकंप भी हो सकता है, हड़प्पा के पतन का। कि भाई हड़प्पा बस्तियों को जो नाश हुआ होगा, हड़प्पा बस्तियां जो खत्म हुई होंगी, उसका एक बड़ा कारण क्या होगा, उसका एक बड़ा कारण होगा कि यहाँ पर भूकंप आए होंगे, नेचुरल डिजास्टर्स आई होंगी, जिसकी वजह से बस्तियाँ क्या हो गई, नीचे दब गई होंगी। तो सिंपल सी बात है, कोई भी बस्ती अगर नीचे दबी होगी तो उसके दो ही कारण होंगे, या तो वहाँ पर बाढ़ आया होगा या भूकंप आया होगा, क्योंकि भूकंप की वजह से भी पूरी की पूरी बस्ती क्या है, जमीन के नीचे दब सकती हैं। तो हड़प्पा के पतन का एक कारण ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कई क्षेत्रों में खुदाइयाँ हुई हैं और 70-70 फुट ऊंचाई पर चीज़ें वहाँ पर मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर पक्का क्या आया होगा, भूकंप ही आया होगा, ठीक है। आगे हड़प्पा बस्तियाँ क्यों वहाँ से चले गए लोग वहाँ से, उसका एक कारण ये है कि व्यापार में गिरावट हुई होगी। तो हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे मेसोपोटामिया से, इसके अलावा ओमान से भी थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ होगा, हड़प्पा के लोग जिन सामानों को बनाते थे, जैसा सालन पत्थर से चक्कियाँ बनाते थे, चट पत्थर से बाट बनाते थे, कार्लिन पत्थर अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, गुजरात के भड़ौस से शंख और सीपी मंगाई जाती थी, और बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था। लेकिन आगे चलकर व्यापारिक गतिविधियां खत्म हो गई होंगी और लोगों की आर्थिक स्थिति बेकार हो गई होगी। अपनी आंतरिक समस्याएं भी हो सकती हैं, हो सकता है आपस में लड़ाई झगड़े हुए हों, दंगे फसाद हो गए हों आपस में, इस वजह से हो गया हो, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और एक बड़ा कारण माना जाता है आर्यों का आक्रमण, कि हड़प्पा के पतन में आर्य लोगों का जरूर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हड़प्पाई सभ्यता के बाद जब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हड़प्पा के बाद तुरंत ही वैदिक सभ्यता पढ़ी जाती है, और वैदिक सभ्यता का रोल किससे है, आर्यों से है। तो ये माना जाता है कि आर्य लोग, जब हड़प्पाई लोग शांति प्रिय लोग थे, इन्हें तो लोहे की खोज भी नहीं हुई थी उस समय, इन्हें पता भी नहीं था लोहे के बारे में, तो ये तांबे वगैरह का यूज़ करते थे। लेकिन जो इनके यहाँ पर घोड़े भी नहीं मिले हैं, लेकिन जो आर्य लोग थे ये अच्छे घुड़सवार थे और हथियारों का प्रयोग करना भी जानते थे। तो मे भी ये जब आर्य लोग आए होंगे यहाँ पर, तो हड़प्पाई लोगों ने उनका विरोध किया होगा, और फिर ये लोगों ने क्या करा होगा, हड़प्पाई लोगों पर अटैक कर दिया होगा। एक व्यक्ति है जिनका नाम है व्हीलर, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, व्हीलर। तो जो व्हीलर है उन्होंने ये बोला है भाई कि हड़प्पा में ना एक डेडमैन गली मिली है, उसमें 16 अस्थि कंकाल मिले, यानी कि 16 कंकाल मिले हैं, जिसके आधार पर यह माना गया है कि ये कंकाल जो मिले हैं किसी युद्ध का वो दे रहे हैं इशारा। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आर्य लोगों ने अटैक किया होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ मारे गए होंगे, जिसकी वजह से भी हड़प्पा का पतन हो गया होगा। और हड़प्पा के बड़े बड़े शहर धीरे धीरे करके समाप्त हो गए, पलायन हुआ, जनसंख्या बड़े पैमाने पर यहाँ से चली गई, और यहाँ के कल्चर में भी धीरे धीरे करके चेंज आ गया। तो हड़प्पा का कोई एक कारण नहीं है, हड़प्पा के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से कुछ कारणों की यहाँ पर बात की गई है। लेकिन कोई भी कारण अपने आप में परफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि कोई भी सभ्यता, कोई भी क्षेत्र किसी एक कारण की वजह से नष्ट नहीं हो सकता। तो अलग अलग चीज़ें एक साथ वहाँ पर काम करती हैं, और एक दिन वहाँ के लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। तो इन कारणों से हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे कारण हैं। आंतरिक कारण भी है, बाहरी कारण भी है, नेचुरल कारण भी है, मैन मेड कारण भी है, जैसे आर्यों ने अटैक किया, ये मानव निर्मित कारण है। भूकंप आया, सिंधु नदी ने मार्ग बदल लिया, ये एक प्राकृतिक कारण है। कुल मिलाकर बात यह है कि हड़प्पा नहीं है। तो आई होप सो इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर अब आप अच्छे से पेपर में लिख सकते हो, अगर ये पेपर में आ जाएं तो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो जब आप तीसरे क्वेश्चन को देखोगे क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये है, देखो एक सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि हमें क्या पता अब की बार पेपर में क्या आएगा। तो इसलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो उनमें से कोई आएगा तो आप कर दोगे। अब हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे भारत की ताम्र पाषाणकालीन कृषि संस्कृति की विशेषताएं। लेकिन इन क्वेश्चनों के जो आंसर हम बाकी के जो बचे हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर हम भाग 2 में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी
और फिर अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो एक वीडियो में हम 2 क्वेश्चनों को ही रखेंगे और जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड की जाएंगी। बट आप भी जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स देते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और टेलीग्राम ग्रुप में भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं व्हाट्सअप लिंक भी दे दूंगा आपको, वहाँ से अगर आप ये PDF लेना चाहें तो मुझसे PDF भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इस क्वेश्चन पेपर के भाग 2 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।